अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मसलेमी है और मैं कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात की थी। उसकी 2 वीडियोस बनी थी, एक पार्ट 1 था और एक पार्ट 2 था। उस वीडियो के बाद कुछ क्वेरीज आई और वैसे भी पेशेंट हमारे पास आके कुछ सवालात करता है। उनमें से एक सवाल ये है कि डॉक्टर साहब के हमारे शोल्डर में पेन है, लेकिन जो अलामात फ्रोज़न शोल्डर की होती है, कंधा जाम की होती है, वो हमें नहीं है, लेकिन कंधे में दर्द रहता है, उसकी मूवमेंट्स में पेन आती ज़रूर है, लेकिन मूवमेंट हो जाती है। मतलब कि किसी खास एंगल पे जाके पेन आती है। फ़र्ज़ करें कि वो ज़्यादातर कंप्लेन ये आती है कि हम बाहर को जब हाथ निकालते हैं इस तरह, तो हमें कंधे में दर्द आती है, या हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो दर्द आती है, लेकिन मूवमेंट हो जाती है, लेकिन पेनफुल होती है। तो उसका एक जवाब है कि वो जो पेन है वो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस की वजह से हो सकती है या टीयर की वजह से हो सकती है। ठीक है, अब रोटेटर कफ है क्या, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और उसकी वजह से होने वाली जो पेन है उसकी के कौन कौन सी वर्जिशें हैं जो हम घर में परफॉर्म कर सकते हैं या फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे परफॉर्म करते हैं, उसको देखेंगे। तो रोटेटर कफ है क्या? ये बेसिकली 4 मसल का ग्रुप है, मतलब कि 4 मसल मिल के रोटेटर कफ बनाते हैं। अब ये मसल्स होते किधर हैं? ये आपका जो शोल्डर गर्डल है, स्कैपुला, ये उसके ऊपर मौजूद होते हैं। इनमें कौन कौन से मसल्स आते हैं? 4 मसल्स आते हैं, जिसे हम याद रखने के लिए सिट्स का नाम देते हैं। अब सिट्स में क्या है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ठीक है, अब ये मसल्स जो हैं, ये इनका काम क्या है? बेसिकली कोलेक्टिवली रोटेटर कफ का क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है? वो शोल्डर को डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो आप शोल्डर के ऊपर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए स्टेबिलिटी देता है, ताकत देता है, उसको सपोर्ट देता है कि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि इन रोटेटर कफ में एक मेन मसल है सुप्रास्पाइनेटस, उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर लिमिटेड होती है। उसका जो टेंडन है वो टेंडनाइटिस में चले जाता है, मींस इन्फ्लेमेशन में चले जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में पेन आती है। ज़्यादातर जो शिकायत हमें आती है, अगर हम बात करें सुप्रास्पाइनेटेड टेंडनाइटिस की, वो ये आती है कि एबडक्शन करते हुए, मतलब कि बाजू को बाहर निकालते हुए पेन आती है। और सुप्रास्पाइनेटस का काम क्या है कि उसका फंक्शन क्या है? 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन। मतलब कि ये जो 15 डिग्री की एबडक्शन है, ये आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो परफॉर्म करवाता है शोल्डर पे, और कलेक्टिवली रोटेटर कफ क्या करता है? मूवमेंट के साथ साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर को। अब अगर हम बात करें सुप्रास्पाइनेटेड टेंडनाइटिस की, के वो सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या कर रहा है? 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन करवाने में हेल्प आउट करता है, उसका फंक्शन ये है। तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस में क्या होगा कि उसको पेन आएगी एबडक्शन में। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम परफॉर्म करेंगे। चलें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी कंप्लेन क्या होती है। मेनली उसकी कंप्लेन जो है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस या सुप्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस में होती है, वो होती है कि नाइट में पेन है, मतलब कि उसको सोते हुए बहुत शदीद दर्द होती है। अब जब नाइट पेन आती है तो उसको रिकमेंड ये किया जाता है कि सोने से पहले 10 मिनट के लिए आइसिंग कर लें, मतलब कि बर्फ़ की टकोर कर लें 10 मिनट के लिए, ताकि उनको रिलीफ मिल सके। सेकंड क्या है कि उनका ज़्यादातर जो है शोल्डर पे, अगर मैं बात करूँ राइट साइड ऑफ द शोल्डर अगर अफेक्टेड है तो पोस्टीरियर साइड पे पेन आती है, पोस्टीरियर कैप्सूल में पेन आती है। तो उसका क्या करते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच दिया जाता है। अब वो स्ट्रेच किस तरह देते हैं कि इस तरह मूवमेंट करेंगे, ये इंटरनली रोटेट करवाएंगे और अपने रिस्ट पे दूसरा हाथ रख के इस तरह पीछे को लेके जाएंगे। इस तरह पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होएगा शोल्डर पे। 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में, स्ट्रेच दे के रखना है, और इसकी 3 सेट्स करने हैं 15 रेपिटेशंस के। उसके बाद हम
देखते हैं कि सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस में क्या होता है कि एब्डक्शन लिमिटेड है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जिनमें पहली एक्सरसाइज है एब्डक्शन की आइसोमेट्रिक्स, मतलब कि शोल्डर एब्डक्शन की, एब्डक्टर की आइसोमेट्रिक्स। मीन्स कि ये मूवमेंट हम करते हुए उसको रेजिस्टेंस देंगे ताकि उसका जो मसल्स है, एब्डक्टर मसल्स जो हैं शोल्डर के, वो स्ट्रेंथन हो सकें, ताकि जो पेन है वो कम से कम। अब हम करेंगे शोल्डर एब्डक्शन की आइसोमेट्रिक। तो उसके लिए वॉल साइड पे खड़े हो जाएंगे। ये वाला बाजू जो है राइट साइड ऑफ द शोल्डर जो अफेक्टेड है, तो इसकी आइसोमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दीवार के साथ हम अपनी रिस्ट को या हैंड को प्लेस करेंगे और बाहर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे। जिस तरह हम ये वाली मूवमेंट करते हैं, तो हम दीवार की तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं और इस तरह जोर लगा रहे हैं। इसको 10 सेकंड जोर लगा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और फिर रिलैक्स। फिर से ऐसे ही 15 टाइम रेपिटेशन, 3 सेट्स करेंगे 10 सेकंड होल्ड के साथ। इसके अलावा एब्डक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी मतलब कि प्रोग्रेशन एक्सरसाइज होती है, पहले वॉल के साथ की थी, अब हम थेराबैंड के साथ करेंगे ताकि ज़्यादा रेजिस्टेंस सप्लाई हो सके। उसमें क्या है कि थेराबैंड ले लें, इस तरह उसको रोल कर लें और राइट साइड अफेक्टेड है तो इसकी एब्डक्शन परफॉर्म करेंगे विद थेराबैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द शोल्डर एब्डक्शन। इस तरह इसका भी सेम 15 रेपिटेशन, 10 सेकंड होल्ड और 3 सेट्स इसके परफॉर्म करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनल रोटेशन जो है वो भी लिमिटेड होती है किस फेज़ के बाद, इन्फ्लेमेटरी फेज़ के बाद। जब इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम होती है उसके बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी इंटरनल रोटेशन जो है वो लिमिटेड हुई है। इंटरनल रोटेशन क्या है कि वो कहता है, कंप्लेन करता है कि उसका बाजू पीछे को नहीं जाता, इस तरह पीछे को नहीं जाता। तो इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है टॉवल स्ट्रेच के नाम से। आपके पास टॉवल होगा घर में, उसको यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पे बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ की जा सकती है। अब राइट साइड इफेक्टेड है तो इसकी हम इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड में ये प्लेस करेंगे टॉवल को या बेल्ट को इस तरह से, और जो इफेक्टेड है राइट साइड उसको इस तरह पकड़ के अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह। इसको स्ट्रेच दे के रखेंगे, फिर नीचे, फिर से इस तरह 10 सेकंड होल्ड, 15 रेपिटेशन, 3 सेट्स के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। अब हम इस इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के बाद एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ जाते हैं। उसमें पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि वो साइड लाइन लेट जाए, जिस समय इस टाइम साइड लाइन लेता हूँ। यहाँ पे हम इस फॉर्म रोलर को भी यूज़ कर सकते हैं और टॉवल को भी रोल करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ताकि हमारी मूवमेंट जो है वो एक्यूरेट हो। क्योंकि अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हमारी जो मूवमेंट है वो एल्बो के ऊपर भी आती है, मतलब कि एल्बो ऊपर को चले जाएगी, हम इस तरह एक्सटर्नल रोटेशन से इसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसको स्टेबलाइज करने के लिए एल्बो को हम फॉर्म रोलर या टॉवल को रोल करके रखेंगे। इस तरह एल्बो आपकी इस तरह रहेगी, रिलैक्स होकर साइड लाइन में लेटें। और ये मेरे हाथ में वेट है, आप ½ kg से 1 kg तक वेट यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये ½ kg का वेट है, इसको मैंने हाथ में ग्रास्प कर लिया और इसको एक्सटर्नल रोटेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ विद वेट। इससे आपकी एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव होगी और एक्सटर्नल रोटेटर जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। रोटेटर कफ की टियर की एक सबसे बड़ी वजह आपके पोस्चर है, राउंडेड शोल्डर जिसको कहते हैं। आपके कंधे आगे को झुके होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी यहाँ पे स्पेस होती है, सब क्राउनिंग स्पेस उसको कहते हैं, वो कंप्रोमाइज़ होती है। कंप्रोमाइज़ किस तरह से होती है कि जब आप कोई ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं इस तरह से, तो जब आपका राउंडेड शोल्डर होता है और आप ओवर हेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पे स्पेस है वो कंप्रोमाइज़ होती है, नैरो हो जाती है। उसके नैरो होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो रोटेटर कफ है, मेनली उसका टेंडन जो है, सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन जो है, वो आपके स्पेस में आके फंसता है। जब नॉर्मल आपका शोल्डर होगा तो तब आप ओवरहेड एक्टिविटी करेंगे तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, आपकी स्पेस जो है वो ज़्यादा नैरो नहीं होती, जिसकी वजह से टेंडन उसके अंदर आता ज़रूर है लेकिन वो दबता नहीं है।
लेकिन जब राउंडेड शोल्डर होता है और अगर आप जिम में या वैसे कोई ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं तो वो स्पेस नैरो होती है और टेंडन उसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो राउंडेड शोल्डर को करेक्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसे हम डोर स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप अपने घर के किसी दरवाजे का कब्ज़ा यूज़ कर लें, जिस तरह ये दहलीज है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रेच किस तरह से देना होता है कि आपका एंगल जो आर्म का है शोल्डर के साथ 90 डिग्री हो, इस तरह करके। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपने कहाँ पे प्लेस करनी है, अपने दरवाजे की साइड्स पे, दहलीज पे, इस तरह करके। ये स्टेबल है, 90 के एंगल पे रहे, आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपने अपने आप को आगे लेके जाना है ताकि आपके आगे वाले मसल, चेस्ट के मसल, पेक्टोरलिस मेजर जो है मेनली, वो स्ट्रेच हो और आपका जो शोल्डर का पोस्चर है वो करेक्ट हो सके, इस तरह से हो सके। उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से हम प्लेस करेंगे और आगे फॉरवर्ड जाएंगे, इस तरह पैक मेजर को स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, वापस आएंगे। 15 रेपिटेशन 3 सेट्स के साथ इसको हम परफॉर्म करेंगे।